हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ रहे थे और प्लांट टिश्यू कल्चर में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जानी हैं, समझी हैं। आज के इस सेशन में हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझेंगे और इसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं इन चीज़ों को समझेंगे। बाद में हम इसके मेथड्स को भी समझेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को समझना है माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, माइक्रो प्रोपेगेशन। देखिए यहाँ पे जो टर्म यूज हुआ है प्रोपेगेशन, इसका मतलब हम सभी लोग जानते हैं कि हमको किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करना रहता है तो उसके लिए हम जो है प्रोपेगेशन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप जानते हो हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्लांट्स में मोस्टली ये चीजें यूज होती हैं, जहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए कटिंग करते हैं। जैसे गुलाब की कटिंग लगा देते हैं, एक पौधे को हमने जो है काटा और उसको बहुत सारी जो है डंठल हमने जो है कलेक्ट कर ली, कटिंग्स कलेक्ट कर ली, स्टेम की कटिंग कलेक्ट कर ली और उनको हमने जो है लगा दिया, जिससे हमने नए पौधे तैयार कर लिए। तो वो क्या हो गया, वो प्रोपेगेशन का एक मेथड होता है। या फिर हम सीड के थ्रू जो है प्रोपेगेट करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर लेते हैं, तो वो भी एक प्रोपेगेशन का मेथड है, मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड है। इसी तरीके से हम ग्राफ्टिंग कर लेते हैं, बडिंग कर लेते हैं, लेयरिंग कर लेते हैं। तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू जो है हम क्रॉप प्लांट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे टर्म यूज हुआ है माइक्रो प्रोपेगेशन। तो अभी जैसा कि हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर पढ़ रहे हैं, तो प्लांट टिश्यू कल्चर में आपको पता है कि जो भी चीजें होती हैं वो हम लैब कंडीशन में करते हैं, ग्लास वेसल्स में करते हैं। तो एक बहुत ही स्मॉल लेवल पे हम चीजों को करते हैं, मतलब एक बहुत ही छोटे से स्पेस में हम जो है चीजों को करते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन में करते हैं। तो उस तरीके के प्रोपेगेशन को हम लोग माइक्रो प्रोपेगेशन कहते हैं, क्योंकि हम बहुत ही छोटा सा एक एक्स प्लांट ले रहे हैं, उससे हम बहुत सारे प्रोपेग्यूल्स तैयार कर रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन, या फिर हम कह सकते हैं इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन, क्लोनल प्रोपेगेशन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। तो देखिए इसका मतलब क्या है। इन विट्रो का मतलब क्या है भाई, ग्लास कंडीशन। जब हम बिल्कुल ग्लास कंडीशन में कर रहे हैं तो बहुत ही छोटे से एक स्पेस में कर रहे हैं, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे इसको माइक्रो का टर्म जो है यूज हो रहा है। ठीक है, इसीलिए माइक्रो टर्म यूज हो रहा है। तो इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन, अब देखिए जब हम वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन कर रहे हैं, हम जो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन कर रहे हैं, तो जो भी प्लांट पॉपुलेशन बनेगी वो क्या बनेगी भाई, क्लोन बनेगी। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं, इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन, इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। ठीक है, क्लोनल प्रोपेगेशन जैसे वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन हम करते हैं, बडिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, लेयरिंग करते हैं, कटिंग के थ्रू जो है लगाते हैं, तो वो भी क्लोन ही तैयार कर रहे हैं, क्योंकि हम जो है वेजिटेटिवली प्रोपेगेशन कर रहे हैं, तो वो भी क्लोन ही हम जो है तैयार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम इन विट्रो कंडीशन में कर रहे हैं। तो इन विट्रो यहाँ पे एक प्रकार से माइक्रो के लिए जो है यूज हुआ है। तो इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन इज कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब देखिए क्लोनल, यहाँ पे जो क्लोन शब्द यूज हुआ है, ये सबसे पहले जो है वेबर नाम के साइंटिस्ट ने यूज किया था। वेबर नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1903 में जो है इस टर्म को यूज किया था। क्लोन शब्द को जो है सबसे पहले यूज किया गया था वेबर के द्वारा 1903 में। ठीक है, अब देखिए क्लोन जो होते हैं ये होते क्या है। क्लोन होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो होता है, उसी को हम क्लोन बोलते हैं। तो क्लोन्स इज ए ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे पौधे जो कि जेनेटिकली क्या हो, बिल्कुल आइडेंटिकल्स हो, जो कि जेनेटिकली क्या हो, आइडेंटिकल हो और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है प्रोड्यूस किए गए हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो प्लांट्स हैं, अगर प्लांट्स का बहुत सारा ग्रुप है वो प्रोड्यूस किया गया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोन कहेंगे, जो कि जेनेटिकली जो है आइडेंटिकल होते हैं, जो कि जेनेटिकली जो है आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड क्लोन। ठीक है, और क्लोनल प्रोपेगेशन का मतलब क्या है
कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स इज कॉल्ड क्लोनल प्रोपेगेशन, इज कॉल्ड क्लोनल प्रोपेगेशन। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल individuals through asexual reproduction is called clonal propagation, is called clonal propagation। और यही जो जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स हैं, इनका जो ग्रुप है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्लोन कह रहे हैं। और क्लोन शब्द का प्रयोग सबसे पहले वेबर के द्वारा 1903 में जो है प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आप देखिए ये जो माइक्रो प्रोपेगेशन है, इसकी जो है 3 स्टेज, मेजरली 3 स्टेज जो है बताई गई हैं। मुराशिगे नाम के एक साइंटिस्ट हैं, ठीक है, मुराशिगे नाम के साइंटिस्ट हैं, मुराशिगे, ठीक है, मुराशिगे 1974 इनके द्वारा जो है 3 मेजर स्टेप बताई गई हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, तो स्टेज फर्स्ट में इन्होंने बताया है कि भाई हम जो है स्टेज फर्स्ट में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल प्लांट एंड आइसोलेशन ऑफ एक्स प्लांट एंड देयर स्टेरिलाइजेशन। तो जैसा कि हमने प्लांट टिश्यू कल्चर में पढ़ा है, माइक्रो प्रोपेगेशन भी एक प्रकार का क्या है, प्लांट टिश्यू कल्चर ही है। हम जो है माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या कर रहे हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर के द्वारा मल्टीप्लाई कर रहे हैं पौधों को। तो माइक्रो प्रोपेगेशन एक प्रकार से प्लांट टिश्यू कल्चर का ही दूसरा नाम है, जैसा कि मैंने आपको टेक्नोलॉजी सेक्शन में बताया भी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन कर रहे हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर में क्या हो रहा है, इन विट्रो क्लोनल प्रोपेगेशन ही तो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे हमने स्टेरिलाइजेशन लिख दिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सिलेक्शन ऑफ डिजायरेबल प्लांट एंड आइसोलेशन ऑफ desirable explant and its sterilization, ठीक है, इसका स्टेरिलाइजेशन कर लेंगे। मतलब हम जो है यहाँ पे कल्चर को इनिशिएट कर रहे हैं, हम जो है यहाँ पे कल्चर को इनिशिएट कर रहे हैं, तो स्टेरिलाइजेशन कर लिया। एंड इनोकुलेशन इन न्यूट्रिएंट मीडिया, ठीक है, एंड इंक्यूबेशन हमने कर दिया। हमने डिजायरेबल प्लांट को सिलेक्ट किया, उससे जो है डिजायरेबल एक्स प्लांट को आइसोलेट किया, उसको स्टेरिलाइज किया, फिर उसके बाद हमने जो है इसको न्यूट्रिएंट मीडिया में रख दिया और इंक्यूबेट कर दिया। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया है, जस्ट जो है इनिशिएशन ऑफ कल्चर मीडिया, इसको हम 1 2 3 4 शब्दों में इस तरीके से कह सकते हैं, इनिशिएशन ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है, इतना सारा जो हमने लिखा इसको हम 4 शब्दों में इस तरीके से कह सकते हैं, इनिशिएशन ऑफ कल्चर मीडिया। ठीक है, तो पहला स्टेज जो है ये हो गया, इनिशिएशन ऑफ कल्चर मीडिया। दूसरा स्टेज इन्होंने बताया कि दूसरा स्टेज भाई होगा प्रोलिफरेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ shoots from एक्सप्लांट्स। तो जो है जो एक्सप्लांट हमने जो है क्या नाम है यहाँ पे कल्चर किया है, इनोकुलेट किया है, तो उससे क्या होगा कि जो प्रोलिफरेशन है, प्रोलिफरेशन की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाएगी, कैलस का फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, हम जो है सब कल्चरिंग करेंगे। ठीक है, तो स्टेज सेकंड में इन दोनों चीजों को इन्होंने जो है यहाँ पे कंपाइल किया हुआ है कि जो भी एक्सप्लांट हमने इंक्यूबेट किया है
उसमें कैलस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा या फिर प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, मतलब सब कल्चरिंग कर लेंगे। तो ये सारी प्रोसेस जो है इन्होंने रखा हुआ है स्टेज सेकंड में। देन इसके बाद स्टेज थर्ड में इन्होंने रखा हुआ है, स्टेज थर्ड में इन्होंने रखा हुआ है ट्रांसफर ऑफ सूट इनटू ए रूटिंग मीडिया। रूट फॉर्मेशन के लिए हम इसको रूटिंग मीडिया में ट्रांसफर कर देंगे। तो इस तरीके से 3 जो है स्टेप इन्होंने बताया हुआ है। तीसरी स्टेप में इन्होंने बताया है कि रूटिंग मीडिया में हमने जो है ट्रांसफर कर दिया, रूट का फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद इसको हम जो है फील्ड में ट्रांसफर कर दें, ठीक है, फील्ड में ट्रांसफर कर दें। लेकिन एक स्टेज इन्होंने बताया है कि हम एक स्टेज जो है 4 भी ऐड कर सकते हैं, एक स्टेज 4 भी जो है हम ऐड कर सकते हैं। मेजरली जो है 3 स्टेज बताई गई हैं, लेकिन स्टेज 4 ऐड करने का सजेशन भी दिया गया है कि स्टेज 4 भी ऐड किया जा सकता है बिफोर ट्रांसफरिंग टू दी फील्ड। फील्ड में ट्रांसफर करने से पहले हम जो है हार्डनिंग कर सकते हैं, जैसा कि हम लोग डिस्कस कर भी चुके हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर जब भी हमने प्रोसीजर पढ़ा हुआ है तो उसमें हमने डिस्कस किया है ये सारी चीजें, ठीक है। तो हम जो है हार्डनिंग कर सकते हैं। हार्डनिंग मतलब है इन विट्रो ग्रोन प्लांट्स को जो है हम धीरे धीरे जो है एक्लाइमेटाइजेशन करेंगे, उसको हम क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उसको हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, इन विवो कंडीशन में। तो उसको हम बोलते हैं ग्रेजुअल एक्लाइमेटाइजेशन ऑफ इन विट्रो ग्रोन प्लांटेड टू इन विवो कंडीशन। जो भी इन विट्रो कंडीशन में हमने प्लांटेड को तैयार किया हुआ है, लैब में जो हमने प्लांट को तैयार किया हुआ है, उसको हम धीरे धीरे नेचर के कांटेक्ट में ले जाएंगे। एकदम से जो है रैपिडली हम जो है तुरंत नहीं लेके जाएंगे, अन्यथा की स्थिति में वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे हार्डनिंग करेंगे, देन उसके बाद फील्ड में हम ट्रांसफर करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो स्टेप है, इसमें जो स्टेजेज हैं, ये आपको समझ में आए होंगे, जो कि मुरासिगे 1974 के द्वारा जो है सजेस्ट किए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है स्टेज इसके अंदर जो भी आती हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। अभी हमको जो है माइक्रो प्रोपेगेशन के जो मेथड्स हैं इनको हमको डिस्कस करना है, ठीक है। माइक्रो प्रोपेगेशन के अंतर्गत जो भी मेथड्स है इनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 मेथड्स जो है यहाँ पे बताए गए हैं। एक तो एक्सिलरी बड प्रोलिफरेशन अप्रोच है, ठीक है, एक्सिलरी बड प्रोलिफरेशन अप्रोच है। दूसरा जो है यहाँ पे बताया गया है भाई ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस। और तीसरा बताया गया है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एक्सिलरी बड प्रोलिफरेशन अप्रोच को फर्दर जो है डिवाइड किया गया है, इसको मेरिस्टेम कल्चर और सूट टिप कल्चर और पहला, और दूसरा जो है बड कल्चर। तो इस तरीके से इतने जो है मेथड सजेस्ट किए गए हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे मोस्टली क्या होता है, एक्सिलरी बड प्रोलिफरेशन अप्रोच में क्या होता है मोस्टली कि जो है ऑर्गेनाइज्ड कल्चर एक प्रकार से होता है, कि मतलब जो भी हम एक्स प्लांट ले रहे हैं उससे डायरेक्टली जो है प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है, कैलस का फॉर्मेशन नहीं होता है। हमने ऑर्गेन कल्चर में इस चीज को क्लियरली जो है डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइज्ड कल्चर, व्हाट इज अनऑर्गेनाइज्ड कल्चर एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट कल्चर, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे मोस्टली जो है ऑर्गेनाइज्ड कल्चर होता है। ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या है कि ऑर्गेनोजेनेसिस में हम कैलस का फॉर्मेशन कराएंगे, देन उसके बाद जो है हम ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके से जो है इंटरमीडिएट तरीके का कल्चर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ये जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है ये इन दोनों से जो है डिफरेंट है। यहाँ पे हम ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन करा रहे हैं, मतलब हम रूट और सूट का फॉर्मेशन करा रहे हैं। रूट और सूट का फॉर्मेशन जो करा रहे हैं, तो रूट और सूट जो है ना ये मोनोपोलर स्ट्रक्चर है, मतलब हमको जो है
एक बार सूट का फॉर्मेशन कराना पड़ता है, उसके बाद हमको रूट का फॉर्मेशन कराना पड़ता है। लेकिन सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या है कि हम सिंगल हार्मोनल सिग्नल के थ्रू जो है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कराते हैं, और एम्ब्रियो से हम सिंगल हार्मोनल सिग्नल्स के थ्रू जो है हम क्या करा सकते हैं, हम रूट और सूट का फॉर्मेशन करा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो एम्ब्रियो होता है ये बाइपोलर स्ट्रक्चर होता है, जो एम्ब्रियो होता है ये बाइपोलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें जो है प्लूम्यूल भी होता है और रेडिकिल भी होता है। तो रेडिकिल से जो है रूट का फॉर्मेशन हो जाता है और प्लूम्यूल से जो है सूट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये जो है एम्ब्रियो जो होता है ये बाइपोलर स्ट्रक्चर होता है, जबकि जो ऑर्गन्स जैसे कि रूट और सूट है ये मोनोपोलर स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे हमको डबल जो है हार्मोनल स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है, जबकि यहाँ पे जो है सिंगल हार्मोनल सिग्नल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा सिस्टम है कि यहाँ पे हम सोमैटिक एम्ब्रियो बना रहे हैं, जबकि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, सूट और रूट का फॉर्मेशन करा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 मेथड जो है सजेस्ट किए गए हैं माइक्रो प्रोपेगेशन के। ठीक है, अब हम जो है एक एक को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक्सिलरी बड प्रोलिफरेशन अप्रोच को। तो देखिए एक्सिलरी बड प्रोलिफरेशन अप्रोच में जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे पहला जो है वो मेरिस्टेम कल्चर और सूट टिप कल्चर है, सूट टिप कल्चर। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि हम यहाँ पे मेरिस्टेम कहाँ पे होता है, सूट के टिप पे होता है। तो हम यहाँ पे सूट टिप कल्चर करेंगे या फिर मेरिस्टेम कल्चर करेंगे। ठीक है, मेरिस्टेम कल्चर करके हम डायरेक्टली जो है प्लांटेड को तैयार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भाई, ये मान लीजिए ये एक जो है प्लांट है और ये यहाँ पे इसका टिप है। ठीक है, इस तरीके से ये मैं एक प्लांट बना लेता हूँ। इसके बाद हमको क्या करना है, इसका सूट टिप जो है ले लेना है और इस सूट टिप को हम जो है प्राइमरी कल्चर इस तरीके से हम कर लेंगे, मतलब हम इसको जो है न्यूट्रिएंट मीडिया में, कल्चर मीडिया में हम इसको रख देंगे, कल्चर मीडिया हम रख देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसमें जो है प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाएगा भाई। इसमें जो है ये जो हमने जो है टिप रखी हुई है इसमें प्रोलिफरेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि इसका नाम ही है एक्सिलरी बड प्रोलिफरेशन अप्रोच। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोलिफरेशन मतलब पत्ती बनने से पहले की जो प्रक्रिया है, छोटे छोटे जो पंखुड़ियां निकलने लगेंगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोलिफरेशन बोलेंगे। तो एक्सिलरी बड प्रोलिफरेशन अप्रोच में यही है कि हमने जो है यहाँ पे एक मेरिस्टेम ले लिया, मेरिस्टेम टिश्यू ले लिया, या फिर हमने सूट टिप ले लिया और इसको हमने क्या किया, कल्चर मीडिया में इनोकुलेट कर दिया। कल्चर मीडिया में इनोकुलेट करने के बाद इसमें जो है प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो गया। प्रोलिफरेशन होने के बाद इसमें मतलब सूट का जो है फॉर्मेशन हो गया भाई। यहाँ पे मान लीजिए सूट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, जब सूट का फॉर्मेशन हो गया तो इसको फिर हम इसके बाद क्या करेंगे, रूटिंग मीडिया में रख देंगे। हम इसको जो है रूटिंग मीडिया में रख देंगे और इसमें रूट का फॉर्मेशन भी हो जाएगा। रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर हमको एक प्लांटेड जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है यहाँ पे ये साइकिल चलेगी। ठीक है, तो हमने एक सूट टिप लिया, सूट टिप को हमने कल्चर मीडिया में रखा, प्रोलिफरेशन हुआ, प्रोलिफरेशन होने के बाद सूट का फॉर्मेशन हो गया। सूट फॉर्मेशन के बाद हमने इसको रूटिंग मीडिया में ट्रांसफर कर दिया, यहाँ पे रूट का भी फॉर्मेशन हो गया, रूट और सूट दोनों बन गए, फिर हमको एक प्लांटेड मिल गया और ये जो है साइकिल चलती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे हम मेरिस्टेम या फिर हम सूट टिप के थ्रू जो है हम प्लांटेड को रीजनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए कैलस का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो जैसे कि हमने जो भी प्लांट पार्ट लिया था उससे डायरेक्टली जो है न्यू प्लांटेड बन रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइज कल्चर में क्या होता है कि जो भी प्लांट पार्ट लेंगे उससे हम डायरेक्टली जो है पौधा तैयार करेंगे, तो इसको बोलेंगे ऑर्गेनाइज्ड कल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे सूट टिप के थ्रू जो है। अच्छा देखिए मोरेल एंड मार्टिन ये दो साइंटिस्ट हैं, मोरेल एंड मार्टिन, 1952। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो है सूट टिप कल्चर, मेरिस्टेम कल्चर को जो है प्रैक्टिस किया था। ठीक है, मोरेल एंड मार्टिन ने। इसमें से जो जॉर्जेस मोरेल है, जॉर्जेस मोरेल, इनको जो है महारत हासिल है सूट टिप कल्चर में, इनको महारत हासिल है सूट टिप कल्चर में। ठीक है, जॉर्ज
मॉरेल 1965 इनको महारत हासिल है सूट टिप कल्चर में, ठीक है। तो ये जो है साइंटिस्ट हैं जो कि सूट टिप कल्चर और मेरिस्टेम कल्चर से एसोसिएटेड है। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अभी देखिए जो इसका दूसरा मेथड है वो है बड कल्चर। दूसरा मेथड जो है वो है बड कल्चर। जैसा कि हमने आपको बताया एक्सेलरी बड प्रोलिफरेशन अप्रोच में हम या तो सूट टिप मेरिस्टेम का कल्चर करते हैं, दूसरा हम जो है बड कल्चर करते हैं। तो दूसरा यहाँ पे अप्रोच है, दूसरा यहाँ पे अप्रोच है बड कल्चर। दूसरा यहाँ पे अप्रोच है बड कल्चर, ठीक है, बड कल्चर। यहाँ पे क्या है कि हम जो है बड लेते हैं, हम जो है एक्सेलरी बड लेते हैं। अब देखिए एक्सेलरी बड होती क्या है, जैसे कि आप देखते हो पत्ती जो देखते हो ना, इस तरीके से पत्ती जो है निकली रहती है, इस तरीके से पत्ती निकली रहती है, या इस तरीके से मान लीजिए ये पेडिसिल निकला हुआ है, ठीक है, या फिर कोई इस तरीके से ब्रांच निकली हुई है और ये जो है स्टेम है, ये जो है स्टेम है, यहाँ से कोई एक बड निकलती है इस तरीके से, यहाँ से कोई एक बड निकलती है, ये स्टेम है, यहाँ से एक बड निकली हुई है, ठीक है। ये पत्ती की ये जो पोर्शन है ये कहलाता है एक्साइल, ये कहलाता है एक्साइल। और इसकी एक्साइल में जो ये बड लगी हुई है इसी को बोलते हैं एक्सेलरी बड, इसी को बोलते हैं एक्सेलरी बड, ठीक है। तो एक्सेलरी बड प्रोलिफरेशन अप्रोच का जो मेन मेथड्स है वो यही है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक्सेलरी बड को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं कि ये सूट का फॉर्मेशन करे, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एक्सेलरी बड प्रोलिफरेशन अप्रोच। तो यहाँ पे मान लीजिए सपोज दैट कि ये जो है यहाँ पे इस तरीके से बड जो है लगी हुई है, ठीक है। एक्सेलरी बड आपको समझ में आया होगा कि जो लीफ या फिर जो ब्रांच है उसकी एक्साइल में जो बड लगी हुई है उसको हम क्या कहेंगे, एक्सेलरी बड कहेंगे। और एक्सेलरी बड को यहाँ पे स्टिमुलेट किया जाता है कि वो सूट का फॉर्मेशन करे, उसके बाद हम इसके रूट का फॉर्मेशन करा लेते हैं और नया पौधा तैयार हो जाता है। यहाँ पर भी कैलस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जो है हम न्यू प्लांट तैयार कर रहे हैं विथ फ्रॉम एक्स प्लांट, ठीक है। हम डायरेक्टली जो है सूट और रूट का फॉर्मेशन करा रहे हैं, जो भी हमने जो है पेरेंट एक्स प्लांट लिया हुआ है, कैलस का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं हो रहा। तो ये एक प्रकार से ऑर्गेनाइज कल्चर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने जो है बड ले ली हुई है। बड ये जो लेंगे हम एक्सेलरी बड लेंगे, इनके साथ में हम स्टेम की जो है कटिंग ले लेंगे। जैसे कि आप गुलाब की कटिंग लगाते हो, गन्ने की कटिंग लगाते हो, जस्ट उसी तरीके से वो आप जो है फील्ड कंडीशन में लगाते हो, वहां पे सॉइल में आप बुआई करते हो। ये कहाँ पे है, हम न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको कल्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, हमने जो है ये इस तरीके से न्यूट्रिएंट मीडिया में हमने एक्सेलरी बड जो है ले ली। ये जो एक्सेलरी बड होती है ये नेचर में आप देखते हो बहुत सारी प्लांट स्पीसीज होती है जिसमें कि ये डॉर्मेंट रहती हैं, बहुत सारे लंबे समय के लिए जो है ये डॉर्मेंट रहती हैं और इससे जो है सूट का फॉर्मेशन, ब्रांच का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है, ये डॉर्मेंट रहती हैं। कुछ प्लांट स्पीसीज ऐसी हैं जैसे कि चने का अगर एग्जांपल लें तो वहां पे एपिकल डोमिनेंस होता है, मतलब टर्मिनल पोर्शन पे जो बड होती है वो जो है फंक्शनल होती है, वहां पे ऑक्सिन का फॉर्मेशन होता है और वो लगातार ग्रोथ करती रहती है, जबकि जो है निचली जो ब्रांच है वो ग्रोथ नहीं कर पाती। जब हम ऊपर की टॉप की पोर्शन को कट कर देते हैं, निपिंग उसको बोलते हैं, निपिंग, ठीक है। तो हम उसको जब कट कर देते हैं तो क्या होता है, जो लेटरल ब्रांचिंग होती है वो बढ़ जाती है, जिससे उपज जो है अच्छी हो जाती है। तो ये वही है, यहाँ पे हम एक्सेलरी बड को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया में कल्चर करके इससे हम प्लांट को रीजनरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने जो है एक्सेलरी बड को जो है रख दिया है स्टेम के साथ में। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है इसमें ग्रोथ होने लगेगी, इस तरीके से सूट का फॉर्मेशन होने लगेगा। इसके बाद जो है हम इसमें जो है रूट का फॉर्मेशन भी करा लेंगे और नया प्लांट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम बड का कल्चर करके हम न्यू प्लांट को तैयार करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सेलरी बड प्रोलिफरेशन अप्रोच, ठीक है। इसमें हम सूट टिप का कल्चर भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइज कल्चर होता है क्योंकि यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। दूसरा मेथड है देखिए ऑर्गेनोजेनेसिस, दूसरा मेथड है ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। जैसा कि हमने आपको बताया दूसरा मेथड है ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। तो ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है कि भाई ऑर्गेनोजेनेसिस प्लांट टिश्यू कल्चर की अगर बात करें तो प्लांट टिश्यू कल्चर में ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, जिसके थ्रू जो है सूट और रूट का फॉर्मेशन होता है।
तो इन प्लांट टिश्यू कल्चर ऑर्गेनोजेनेसिस इज ए प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन बाय विच प्लांट ऑर्गेन्स सच एज सूट एंड रूट आर फॉर्म्ड, जिसके थ्रू जो है सूट और रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस के अंतर्गत पौधे के अलग अलग जो है ऑर्गेन्स बनेंगे। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे हो गया भाई। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनोजेनेसिस में मतलब सूट अलग बन रहा है, शूटिंग मीडिया अलग है जिसमें कि हाई साइटोकाइनिन लो ऑक्सीजन रेशियो है, रूटिंग मीडिया अलग है जिसमें ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, साइटोकाइनिन का कंसेंट्रेशन कम है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो हार्मोनल स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनोजेनेसिस है ये दो तरीके हो सकते हैं, जैसा कि हमने वहां पे आपको अभी बताया है कि सूट टिप कल्चर और मेरिस्टेम कल्चर में हम कैलस का फॉर्मेशन नहीं करा रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि कैलस का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कैलस का फॉर्मेशन कराने के बाद हम जो है उसको ऑर्गेन का फॉर्मेशन करा रहे हैं। जैसे कि हमने कोई एक्सप्लांट लिया और इससे फिर कैलस का फॉर्मेशन हुआ, और कैलस के फॉर्मेशन के बाद भाई सूट का फॉर्मेशन हुआ, देन इसके बाद रूट का फॉर्मेशन हुआ, फिर जो है न्यू प्लांटेड तैयार हुआ। तो ये जो है क्या कहलाएगा, ये जो है डी नोवो ओरिजिन कहलाएगी। ये जो है डी नोवो ओरिजिन कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कैलस जो है क्या है, टोटली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स हैं, और अनडिफरेंशिएटेड सेल से जो है नए ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब बिल्कुल फ्रेश, मतलब बिल्कुल फ्रेश जो है ऑर्गेन्स बन रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं डी नोवो ओरिजिन। तो कहने का मतलब यह है कि जो ऑर्गेनोजेनेसिस है वो भी दो तरीके से हो सकता है, एक तो डी नोवो हो सकता है, दूसरा जो है एडवेंटिटियस जो पार्ट्स होते हैं, जो भी प्लांट है उसके बहुत सारे पोर्शन, जैसे कहीं कहीं पे जो है इस तरीके से है, जैसे हमने आपको बताया अभी बड बताया, नहीं बड बताया, या फिर जो है नोड होते हैं, नोड इंटरनोड, जैसे गन्ने में नोड होती है, वहां से जो है सूट का फॉर्मेशन हो गया, नया प्लांटेड बन जाता है। नहीं, कहने का मतलब यह है बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं प्लांट में जहां से जो है प्रोलिफरेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर प्लांट से जो है प्रोलिफरेट हो करके, या फिर जो एक्स प्लांट है उससे जो है प्रोलिफरेट हो करके सूट का फॉर्मेशन हो रहा है, देन उसके बाद रूट का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एक ये मेथड हो सकता है कि एडवेंटिटियस जो पार्ट्स हैं प्लांट्स के वहां से जो है ओरिजिनेट हो सकता है, ऑर्गेनोजेनेसिस हो सकता है। दूसरा जो है डी नोवो ओरिजिन हो सकती है। ठीक है, तो ऑर्गेनोजेनेसिस भी दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, ऑर्गेनोजेनेसिस में और कुछ नहीं है, हम जो है प्लांट पार्ट लेंगे, एक्सप्लांट लेंगे, उससे फिर ऑर्गेन का फॉर्मेशन कराएंगे, उसी को बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हो सकते हैं। तीसरा, जैसा कि हमने आपको बताया कि तीसरा मेथड्स है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। अब देखिए सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या है, सोमैटिक टिश्यू से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, ये क्या कहलाएगा, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। वहां पे हम क्या बना रहे हैं, ऑर्गेन्स बना रहे हैं, डायरेक्टली जो है प्लांट को तैयार कर रहे हैं, तो वो चीजें जो है डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है, हम सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करा रहे हैं। ठीक है, अब सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन जो है ये सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। कोई भी प्लांट पार्ट हम ला रहे हैं, उससे हम जो है इंड्यूस कर रहे हैं, उसको हम इंड्यूस कर रहे हैं सोमैटिक एम्ब्रियो के लिए। तो अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सोमैटिक एम्ब्रियो होता है ये जो है बाइपोलर स्ट्रक्चर होता है। तो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में एक जो है हमको सिंगल हार्मोनल सिग्नल की जरूरत पड़ती है, हमको जो है सिंगल हार्मोनल सिग्नल की जरूरत पड़ती है, सिंगल हार्मोनल सिग्नल required to induce a bipolar structure। ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो है ये रिक्वायर्ड करता है एक सिंगल हार्मोनल सिग्नल टू इंड्यूस ए बाइपोलर स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम एक बाइपोलर स्ट्रक्चर इंड्यूस करने के लिए सिंगल हार्मोनल सिग्नल जो है रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको पता है जो एम्ब्रियो होता है इसके पास प्लूम्यूल भी होता है और रेडिकल भी होता है, रेडिकल से रूट का फॉर्मेशन और प्लूम्यूल से सूट का फॉर्मेशन हो जाता है एक ही हार्मोनल सिग्नल से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गेनोजेनेसिस और सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में यही डिफरेंस है कि वहां पे मोनोपोलर स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पे बाइपोलर स्ट्रक्चर जो है बनता है।
आप देखिए सबसे पहले जो एक टीम थी स्टेवार्ड एटाल, ठीक है, स्टेवार्ड एटाल 1958 एंड रीनर्ट 1958 1959, ठीक है, स्टीवार्ट 1958, रीनर्ट 1958 1959। तो इन साइंटिस्ट की जो है टीम थी, सबसे पहले जो है डाउकस कैरोटा, सबसे पहले डाउकस कैरोटा मतलब गाजर, कैरेट, कैरेट में जो है सबसे पहले जो है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस सोमैटिक टिश्यू के द्वारा, इन्हीं के द्वारा जो है स्टार्ट किया गया था, डेवलप किया गया था, ठीक है। स्टीवार्ट एटाल 1958 एंड रीनट 1959 1959 इन साइंटिस्ट के द्वारा जो है डाउकस कैरोटा गाजर में जो है सबसे पहले सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस को इनिशिएट किया गया था और उससे जो है सोमैटिक एम्ब्रियो को फॉर्म किया गया था और उससे प्लांट्स को रिजनरेट किया गया था, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट है जिन्होंने पहले जो है सबसे पहले जो है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस को कैरिड आउट किया। अच्छा, इसके बाद देखिए जो है साइंटिस्ट की टीम है एक शार्प एटाल, ठीक है, शार्प एटाल 1980। इन लोगों ने जो है सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस की जो प्रोसेस है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो तरीके से सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हो सकता है, एक तो इनडायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड पहला, और दूसरा जो है डायरेक्ट मेथड, ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड और दूसरा डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनडायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि पहले जो एक्स प्लांट है उससे कैलस का फॉर्मेशन होगा, देन उसके बाद सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो एक्स प्लांट है, एक्स प्लांट से कैलस का फॉर्मेशन होगा और फिर इस कैलस से जो है सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट पाथ ऑफ सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस। एक्स प्लांट को हम कल्चर कर रहे हैं, फिर कैलस का फॉर्मेशन हो रहा है, देन उसके बाद सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो है इनडायरेक्ट पाथ होगा सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का। डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस जो होगा इसमें कैलस का फॉर्मेशन नहीं होगा, इसमें डायरेक्टली जो है सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा एक्स प्लांट के द्वारा। तो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है कि जो सोमैटिक एम्ब्रियो बनता है ये डायरेक्टली जो है एक्स प्लांट के थ्रू बनता है, इसमें कैलस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो यहाँ पे एक्स प्लांट है और एक्स प्लांट से डायरेक्टली जो है क्या बन रहा है, सोमैटिक एम्ब्रियो बन रहा है। तो ये डायरेक्ट जो है सोमैटिक एम्ब्रियो, ठीक है, सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, डायरेक्टली सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस का पाथ हो गया। यहाँ पे कैलस का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एक्स प्लांट से डायरेक्टली सोमैटिक एम्ब्रियो बन जा रहा है। लेकिन ये जो डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियो बन जा रहा है ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू जो है बनता है। जैसे कि अगर सीरियल्स की बात करें, अगर हम सीरियल्स की बात करें तो इसमें होता है स्कूटेलम, ठीक है, स्कूटेलम। तो अब आपको पता है कि स्कूटेलम क्या होता है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं। जो एम्ब्रियो के ऊपर कवरिंग होती है, जो एम्ब्रियो के ऊपर कवरिंग होती है इसको बोलते हैं स्कूटेलम, ठीक है, इसको बोलते हैं स्कूटेलम। एम्ब्रियो के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो लेयर होती है उसको बोलते हैं स्कूटेलम, और एंडोस्पर्म के ऊपर जो कवरिंग होती है उसको बोलते हैं एल्यूरान, उसको बोलते हैं एल्यूरान, ठीक है। तो सीरियल्स में जो स्कूटेलम है ये जो है सेल्स एक स्पेसिफाइड सेल्स होती हैं, इसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड एम्ब्रियोजेनिक सेल्स, प्री डिटरमाइंड एम्ब्रियोजेनिक सेल्स, PEDC, ठीक है, PEDC, प्री डिटरमाइंड एम्ब्रियोजेनिक सेल्स। तो सीरियल्स में स्कूटेलम और डाउकस कैरोटा में जो है कैरेट की अगर बात करें, ठीक है, कैरेट की अगर बात करें तो कैरेट में जो है हाइपोकोटाइल, कैरेट में हाइपोकोटाइल,
ठीक है। एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, ये सब जो है प्री डिटरमाइंड एम्ब्रियोजेनिक सेल्स होती हैं जिनके थ्रू जो है डायरेक्टली सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि हाइपोकोटाइल क्या है, ठीक है। हाइपोकोटाइल को हम लोग समझ लेते हैं, जान लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा कि जो एम्ब्रियो बनेगा, सोमैटिक एम्ब्रियो बनेगा, ये डायरेक्टली जो है एक्सप्लांट से बनेगा और इसमें जो है जो हेल्प करेंगी, हालांकि जो ये प्री डिटरमाइंड एम्ब्रियोजेनिक सेल्स होती हैं इन्हीं के थ्रू जो है डायरेक्टली सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अब हमको समझना है कि भाई ये हाइपोकोटाइल क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं बना ले रहा हूं डाइकॉट का जो है एम्ब्रियो, ठीक है। ये जो है देखिए एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ये एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, और यहाँ पे देखिए ये कॉटिलिडन जो है इस तरीके से जुड़े हुए हैं डाइकॉट के, ठीक है। मोनोकॉट में एक ही होता है कॉटिलिडन, और ये जो है मिड पॉइंट है, मेन पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए इस मिड पॉइंट से नीचे वाला ये जो पार्ट है ये कहलाएगा हाइपोकोटाइल, ये कहलाएगा हाइपोकोटाइल, ठीक है। और ये ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा इपिकोटाइल। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि भाई प्री डिटरमाइंड एम्ब्रियोजेनिक सेल्स जो है, तो उसमें से डाउकस कैरोटा में हमने देखा था कि ये हाइपोकोटाइल जो है ये भी एज ए प्री डिटरमाइंड एम्ब्रियोजेनिक सेल्स का काम करता है, जिसके थ्रू जो है डायरेक्टली एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, सोमैटिक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो सोमैटिक एम्ब्रियो जो बन सकता है वो यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। अच्छा, इससे अब जो है एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि भाई हाइपोजियल जर्मिनेशन और ईपीजियल जर्मिनेशन क्या होता है। तो इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हाइपोजियल जर्मिनेशन की अगर बात करें तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में क्या होता है कि कॉटिलिडन जो है नीचे रहता है और प्लूम्यूल जो है ऊपर ग्रोथ कर जाता है, सूट का फॉर्मेशन ऊपर हो जाता है, कॉटिलिडन नीचे ही रह जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इपिकोटाइल की ग्रोथ हो जाती है। ये जो इपिकोटाइल है ये इस तरीके से ग्रोथ कर जाता है, ये मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है, और ये जो है यहाँ पे ग्रोथ करके इस तरीके से सूट का फॉर्मेशन हो जाता है, कॉटिलिडन ग्राउंड सरफेस के नीचे रह गया। तो हाइपोजियल जर्मिनेशन में किसकी ग्रोथ होगी? इपिकोटाइल की ग्रोथ होगी, ठीक है। हाइपोजियल में हाइपोजियल में ग्रोथ कौन करेगा? ग्रोथ करेगा भाई इपिकोटाइल, ठीक है। हाइपोजियल जर्मिनेशन में ग्रोथ कौन करेगा? इपिकोटाइल जो है ग्रोथ करेगा। अब हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया किन किन फसलों में जाता है? तो इसके लिए देखिए भाई, ये हाइपोजियल जर्मिनेशन जो है ये ग्राउंड नट में पाया जाएगा, ठीक है। ये जो है ग्राउंड नट में पाया जाएगा और रबी पल्सेज में पाया जाएगा, ठीक है। रबी पल्सेज में पाया जाएगा। रबी पल्सेज जैसे कि मटर हो गया, चना हो गया, ये सब क्या है? रबी पल्सेज है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट राजमा, राजमा भी रबी पल्सेज है, लेकिन यहाँ पे राजमा इंक्लूड नहीं है, क्योंकि राजमा में जो है हाइपोजियल जर्मिनेशन नहीं पाया जाता है, इसमें जो है इपिजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इसमें अरहर जो है इंक्लूड है, जबकि अरहर क्या है? खरीफ पल्स है, ठीक है। तो अरहर हो गया रबी पल्सेज, रबी पल्सेज में मटर चना हो गया, लेकिन राजमा जो है इसमें इंक्लूड नहीं होगा, और ग्राउंडनट हो गया, ठीक है। तो इनमें से हमें क्या पाया जाएगा? हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए इपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया भाई आपको, ये हाइपोकोटाइल, ठीक है, और ये इपिकोटाइल ना, इपिकोटाइल। तो अब देखिए इपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, इपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है भाई, इपिजियल जर्मिनेशन में क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा कि ये हाइपोकोटाइल जो है ना ये ग्रोथ कर जाएगा, ये जो हाइपोकोटाइल है ये ग्रोथ कर जाएगा। अब जब ये ग्रोथ करेगा तो ये जो कॉटिलिडन है इसको ऊपर लेकर के ये जाएगा, और ये कॉटिलिडन जो है ऊपर चली जाएंगी, कॉटिलिडन ये ऊपर चली, जब ये ग्रोथ करेगा तो ये कॉटिलिडन ऊपर ग्राउंड सरफेस के ऊपर इस तरीके से आ जाएगा। तो इपिजियल जर्मिनेशन में ग्रोथ कौन करेगा? हाइपोकोटाइल ग्रोथ करेगा, ठीक है। जस्ट जो है अपोजिट होता है, हाइपोजियल में इपिकोटाइल ग्रोथ करेगा, इपिजियल में हाइपोकोटाइल ग्रोथ करेगा। अब इपिजियल जर्मिनेशन किन किन फसलों में पाया जाता है? जैसे जितनी भी आयल सीड है, जितनी भी आयल सीड है उनमें जो है इपिजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। नीम में जो है इपिजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अरहर, जैसा कि मैंने आपको बताया, सॉरी राजमा, जैसा कि मैंने आपको बताया, राजमा में जो है
ईपीजीएल जनरेशन पाया जाता है। और खरीफ पल्सेज जो है इनमें जो है ईपीजीएल जनरेशन पाया जाता है, एक्सेप्ट अरहर में जो है जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई हाइपोजीएल जनरेशन है, तो यहाँ पे अरहर नहीं रहेगी, अरहर जो है यहाँ पे नहीं रहेगी। खरीफ पल्सेज में से उर्द हो गया और मूंग हो गया, इनमें सब में क्या होगा, ईपीजीएल जनरेशन होगा। लेकिन अरहर जो है खरीफ पल्स तो है, लेकिन इसमें ईपीजीएल जनरेशन ना होकर के हाइपोजीएल जनरेशन होता है। तो इस तरीके से आपको ईपीजीएल जनरेशन, हाइपोजीएल जनरेशन समझ में आ गया। ये टर्म बीच में आया था इसलिए हमने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो इस तरीके से हम आपको बता रहे थे कि जो डायरेक्ट सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस होता है ये प्री डिटरमाइंड एम्ब्रियोजेनिक सेल से होता है। प्री डिटरमाइंड एम्ब्रियोजेनिक सेल जैसे सीरियस में स्कूटेलम हो गया, डाउकस कैरोटा में हाइपोकोटाइल हो गया, न्यूसेलस हो गया, इम्प्रियोसैक हो गया, तो ये सारी सेल जो है ये प्री डिटरमाइंड एम्ब्रियोजेनिक सेल कहलाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस को समझ लिया। अब देखिए जो सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है ये 3 फेज में कंप्लीट होता है। पहला फेज है इंडक्शन फेज, ठीक है, पहला फेज है इंडक्शन फेज। तो इस इंडक्शन फेज में क्या होता है कि जो कैलस टिश्यू होता है इसको इंड्यूस किया जाता है कि ये जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बनाए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स को बनाए। इसको इंड्यूस करके मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप बनाया जाता है और इसको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक क्लम्स। इन सेल्स के ग्रुप को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक क्लम्स, ठीक है, एम्ब्रियोनिक क्लम्स बोलते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक क्लम्स बोलते हैं। ये जो कैलस में डिफरेंशिएशन हुआ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप बना और इन सेल्स के ग्रुप को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक क्लम्स, ठीक है, इन सेल्स को बोलते हैं एम्ब्रियोनिक क्लम्स। और ये जो डिफरेंशिएशन इंड्यूस किया जाता है ये 2,4-D के द्वारा जो है इंड्यूस किया जाता है, ठीक है। 2,4-D एक प्रकार का जो है हर्बिसाइड भी है, अगर मोर देन 20 ppm तो हर्बिसाइड, लेस देन 20 ppm तो ये जो है एज ए ग्रोथ रेगुलेटर काम करता है, ग्रोथ हार्मोन काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2,4-D का जो है एज ए ऑक्सिन ये काम करता है, ठीक है, ये एज ए ऑक्सिन काम करता है। तो यहाँ पे हम जो है 2,4-D का यूज करते हैं इंडक्शन फेज के लिए, ठीक है। इसके बाद दूसरी फेज जो है ये मैचुरेशन फेज है। यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियोनिक क्लम्स बनी हुई है, जो कोशिकाओं का एक ग्रुप बना हुआ है, इनको जो है हाई सुक्रोज मीडिया में रखा जाता है, और कुछ अमाउंट में ABA का भी जो है सप्लाई किया जाता है, ठीक है। ABA और हाई सुक्रोज मीडिया रहता है। तो इसमें जो है क्या होता है कि ये जो एम्ब्रियोनिक क्लम्स हैं EC हैं, ये जो है हार्ट शेप में जाती है, मतलब ये ग्रोथ करती है, ठीक है, हार्ट शेप में, फिर टार्पिडो शेप में, उसके बाद जो है ये कॉटिलिडनरी जो है स्टेज में चली जाती है, मतलब कॉटिलिडन का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस तरीके से मैचुरेशन फेज में ये जो है ग्रोथ एक प्रकार से होती है, जिसके लिए हाई सुक्रोज और ABA का जरूरत पड़ता है, ठीक है। इसके बाद थर्ड एंड लास्ट जो फेज होती है ये होती है कन्वर्जन फेज। कन्वर्जन फेज में कुछ नहीं है, कन्वर्जन फेज में क्या होता है कि जो, ठीक है, थर्ड फेज क्या है, कन्वर्जन फेज, ठीक है, कन्वर्जन फेज। तो यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जन फेज में क्या होता है, सोमैटिक एम्ब्रियो जो है ना, सोमैटिक एम्ब्रियो जो है ये germinated टू फॉर्म सीडलिंग्स। यहाँ पे सीडलिंग्स का फॉर्मेशन हो जाता है कन्वर्जन में। यही है, सोमैटिक एम्ब्रियो जो है ये जर्मिनेट होकर के सीडलिंग का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस तरीके से माइक्रो प्रोपेगेशन की कंप्लीट प्रोसीजर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।